हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बारे में। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सोपानों को और इसके सिद्धांतों को, जिसके अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे इसके सोपान। तो यहाँ आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सोपान लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने विभिन्न बॉक्सेस बनाए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इन बॉक्सेस के अंदर स्टेप्स लिखे हुए हैं। मैंने एरोज लगाए हैं जिससे ये पता चले कि नेक्स्ट वाला स्टेप कौन सा है। ठीक है, तो चलिए एक नज़र में पहले इनको पढ़ते हैं और उसके बाद एक एक करके इन्हें जानते हैं। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, विद्यार्थी के संबंध में मान्यता निर्धारण, इकाइयों या शीर्षकों का चयन। इसके पश्चात नीचे आना है, एरो आपको दिखाई दे रहा है। विषय वस्तु को छोटे पदों में विभक्त करना, अभिक्रम की सफलता की कसौटी का आधार निश्चित करना, विषय वस्तु का विकास, अभिक्रम लेखन, अनुदेशन, संपादन तथा अंतिम प्रारूप तैयार करना, मूल्यांकन तथा वैधता परीक्षण करना और लास्ट में है अनुसूची तैयार करना। अब एक एक करके हम इन सबको समझते हैं। सबसे पहले है उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम की सार्थकता या फिर उस काम को करने में हमारा मन तभी लगता है जब हमारे सामने उसको करने के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। आप लोगों को हम जब पाठ योजना सिखाते हैं, लेसन प्लान सिखाते हैं, तो वहाँ पे भी हम आपको ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि आप जब ये लेसन प्लान बना करके डिलीवर करोगे, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे इस लेसन को, तो उनके व्यवहार में आपसे वो लेसन पढ़ने के बाद अंतर आ जाएगा या परिवर्तन आ जाएगा। आप लिखते हो ना, आप उद्देश्य लिखते हो ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, फिर कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति और फिर सामने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखते हो कि आपसे वो लेसन पढ़ने के बाद, वो टॉपिक पढ़ने के बाद आपके स्टूडेंट के व्यवहार में अंतर आ जाएगा, क्योंकि व्यवहार में अंतर लाना ही अधिगम है, सीखना है। तो यहाँ पे भी कोई भी काम करें तो जिस तरह से उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये हम काम करेंगे तो इस चीज़ की हमें प्राप्ति हो जाएगी, या फिर ये हमारा उद्देश्य है, इस काम को करने का कारण है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले किया जाता है उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। आप अभिक्रमित अनुदेशन विधि के अंतर्गत उसके दोनों प्रकारों में से जो कोई भी प्रकार चुन रहे हैं। अब दो प्रकार कौन से, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाए हैं। अगर वो वीडियो या वो क्लास आपने अटेंड नहीं की है तो वो वीडियो आप देख लो। ठीक है, तो रेखीय अभिक्रम होते हैं और शाखीय अभिक्रम होते हैं। चाहे रेखीय अभिक्रम है चाहे शाखीय अभिक्रम है, दोनों ही के अंतर्गत फ्रेम्स तैयार करते हुए या दोनों ही तरीकों को अप्लाई करते हुए आप सबसे पहले उद्देश्यों का स्पष्टीकरण ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, कि किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी जब आप इस मेथड से किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रकरण को, किसी भी आप जो पढ़ाना चाहते हैं इकाई को, अगर इससे पढ़ाएंगे तो। ठीक है, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करने के बाद जो अगला सोपान है, अगला पद है, वो है विद्यार्थी के संबंध में मान्यता निर्धारण। विद्यार्थी के संबंध में मान्यता निर्धारण से हमारा क्या मतलब है स्टूडेंट्स, हमें विद्यार्थी के संबंध में सब कुछ पता होना चाहिए। आप बच्चों पर इस मेथड को अप्लाई करना चाहते हो, इस मेथड से उन्हें किसी टॉपिक को पढ़ाना चाहते हो या फिर किसी इकाई को इस मेथड के माध्यम से पढ़ाना चाहते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट की बुद्धि कितनी है या फिर उसकी योग्यता कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी आयु कितनी है। ये सब चीजें आपने ध्यान में रख करके फिर ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जरूरी है कि हमें विद्यार्थी के संबंध में सूचना होनी चाहिए। हमें विद्यार्थी के संबंध में पता होना चाहिए कि ये विद्यार्थी किस लेवल का है, इसकी क्षमता, इसकी योग्यता, इसकी आयु कितनी है। ठीक है, तो प्रत्येक शिक्षक को इस दूसरे स्टेप के अंतर्गत विद्यार्थी के बारे में सूचना होनी चाहिए या पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा स्टेप है इकाइयों या शीर्षकों का चयन। तो यहाँ हम यूनिट्स या फिर जो टॉपिक्स हमने इस मेथड से
फ्रेम्स के द्वारा बच्चे को समझाने हैं, करवाने हैं, उनका सिलेक्शन करेंगे, उनको चयनित करेंगे। तो तीसरे स्टेप में हम अपने टॉपिक या अपनी यूनिट का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है विषय वस्तु को छोटे पदों में विभक्त करना। आपको मैंने लास्ट 2 क्लासेस में बताया था कि अगर आपके सामने प्रश्न हो कि छोटे छोटे पदों का सिद्धांत या लघु पदों की बात अगर आपसे पूछी जाए तो वो विक्रमित अनुदेशन में ही होता है। मैंने बताया था ना आपको लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे आपने इकाई या टॉपिक जो सिलेक्ट कर लिया है, चूज कर लिया है आपने कि आपने इस मेथड से अपने इस टॉपिक को या यूनिट को पढ़ाना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप उसे छोटे छोटे पदों में यानी फ्रेम्स में डिवाइड करोगे। मैंने आपको क्या बताया था, रेखीय अभिक्रम और शाखीय अभिक्रम दोनों जो मैंने आपको पार्ट बताए हैं, और उसके अंतर्गत मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से फ्रेम्स बनते हैं। तो छोटे छोटे जो पद तैयार करने हैं, जो फ्रेम में डिवाइड करने का काम है, वो यहाँ पे होगा कंटेंट को, विषय वस्तु को छोटे छोटे पद कह लो या फ्रेम में डिवाइडेशन विभक्त करने का काम यहाँ पे होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अभिक्रम की सफलता की कसौटी का आधार निश्चित करना कि क्या चीजें, कौन से गुण आप अपने इन फ्रेम्स में लाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप वस्तुनिष्ठता का गुण लेकर के आएंगे इसमें, ठीक है। अभिक्रम की सफलता की कसौटी का आधार, कसौटी का आधार क्या रहेगा, वस्तुनिष्ठता रहेगी, विभेदकारिता रहेगी, ये सब चीजें। अब वस्तुनिष्ठता और विभेदकारिता से मतलब क्या है, वस्तुनिष्ठता यानी कि आप बिल्कुल भी अपनी व्यक्तिगतता नहीं लेकर के आएंगे, आप पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी लेते हुए, लाते हुए अपने आप में, और फिर बच्चों से ये विधि जो है इन पे अप्लाई करेंगे या इस विधि से बच्चों को सिखाएंगे। तो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता का मतलब आपको पता ही है क्या है। वस्तुनिष्ठ आप परीक्षा देते हो ना, उसमें क्या होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का मतलब ये है कि ऊपर क्वेश्चन है, नीचे 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में से ऐसा नहीं है कि अगर बी सही है ना तो इसका मतलब बी सही है। अगर कोई बच्चा बी को टिक करेगा, बी को चूज करेगा जो कि आंसर सही है, तो आपको उसको नंबर देने ही पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते कि इसने तुक्का लगा दिया या इसको नहीं आता था या ये क्लास का सबसे नालायक स्टूडेंट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नालायक तो वैसे किसी को बोलना ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलना। आप सभी टीचर हो, मैं भी एक टीचर हूँ, कभी भी हमने किसी को नालायक नहीं बोलना, ठीक है। वर्ड्स जो हैं वो सोच समझ के एक टीचर को यूज करने होते हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण भी इसीलिए दिया ताकि आपको ये लगे कि ये नहीं बोलना होता है। तो कहीं आपके दिमाग में ये रहे कि इसने तो भाई तुक्का मार दिया, ये बी सही है, इसको तो कुछ नहीं आता क्योंकि मैं इसको सारा साल पढ़ाता हूं। नहीं, ऐसा नहीं। अब अगर उसने बी को चूज किया है तो भले ही तुक्के से ही सही किया हो, लेकिन नंबर आपको देने पड़ेंगे। वस्तुनिष्ठता का मतलब ये है कि जो चीज सही है वो सही है। आप कॉपी चेक करोगे, बच्चे ने बी को टिक किया है जो कि सही आंसर है, बच्चे को वो मार्क्स आपको देने ही पड़ेंगे। कोई और कॉपी चेक करेगा तो भी बी ही सही रहेगा। उसके टीचर बदलने से या फिर जो आपका जांच करता है वो चेंज हो जाए तो जांच करता के बदलने पर उत्तर चेंज नहीं होगा, बी से सी हो जाएगा, नहीं, बी ही रहेगा। तो वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, विभेदकारिता मतलब केवल एक ही टाइप के क्वेश्चंस नहीं होंगे बल्कि अलग अलग टाइप के होंगे। आप बच्चे को पूरी तरह से निपुण बनाना चाहते हो तो वस्तुनिष्ठता और विभेदकारिता के आप गुण लेकर के आओगे अपने अभिक्रम में। अब वो अभिक्रम चाहे कैसा भी है, चाहे रेखीय है, चाहे शाखीय है। उसके बाद देखिए विषय वस्तु का विकास। अब विषय वस्तु का विकास का मतलब क्या है, आपने यहाँ पे इकाई का चयन किया, शीर्षक का चयन किया, ठीक है, टॉपिक का चयन कर लिया। अब यहाँ पे आपने कंटेंट को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो विषय वस्तु का विकास है मतलब ये है कि हमने उसका एक सीक्वेंस बना लिया, क्रम बना लिया कि पहले फ्रेम में ये लिखा जाएगा, दूसरे में ये लिखा जाएगा, तीसरे में ये लिखा जाएगा, चौथे में ये लिखा जाएगा। अब फाइनल हो चुका है, ठीक है। विषय वस्तु के विकास का मतलब अब हमने जो है वो चीजें फाइनल कर ली हैं कि पहले फ्रेम में ये होगा, दूसरे में ये, तीसरे में ये, फिर ये। इस तरह से जैसे मैंने बताया था आपको, सरल से कठिन की ओर लेकर के जाते हैं हम बच्चे को, ठीक है। भूमिका से लेकर के, जो भी आपका टॉपिक है उसकी भूमिका से लेकर के आप उसकी लास्ट तक आपने जो भी समझाना है, आपको जो भी पढ़ाना है। अब आप यहाँ पे ना मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ आपको।
एक क्रम होता है सीखने का। अभिक्रमित अनुदेशन विधि की ही बात कर लेती हूँ मैं आपसे। पहले दिन जो पार्ट 1 था, ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का जो पार्ट 1 था उसके अंदर आपने उसके कॉन्सेप्ट को जाना था, डेफिनेशन को जाना था, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट था उसका ना, स्टार्टिंग थी, भूमिका थी, इंट्रोडक्शन थी। फिर दूसरी जो पार्ट 2 था, लास्ट वाला, लास्ट में जो आपके पास आया है अभी, ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 2 में आपने उसके प्रकार पढ़े, टाइप्स ऑफ, ये अभिक्रमित अनुदेशन के आपने पार्ट टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद आज तीसरी क्लास है तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ सोपान और इसके बाद पढ़ाऊंगी सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट 4 होगा तो उसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इसकी विशेषताएं या फिर इसके लाभ, महत्व और ये सब कुछ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी हानियां। तो एक सीक्वेंस में नहीं चल रही हूँ क्या? तो जब भी हम किसी इकाई को या किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो एक सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे क्या करोगे, विषय वस्तु के विकास में यहाँ पे आप भी उस सीक्वेंस को सेट करोगे कि पहले मैं कौन से वाला विषय वस्तु को रखूंगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, ठीक है। तो ये डिसाइड हो जाएगा कि फ्रेम, प्रत्येक फ्रेम में क्या क्या लिखा जाना है। अब यहाँ पे है अभिक्रम लेखन। अभिक्रम लेखन का मतलब है यहाँ पे फ्रेम में लिख रहे हो आप। अभिक्रम लेखन मतलब यहाँ पे फ्रेम तैयार हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने फ्रेम तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद जो काम होना है वो है अनुदेशन देने का, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आप। अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन देने का काम कौन करता है? अध्यापक करता है। आपने फ्रेम्स तैयार कर दिए हैं, अब आप क्या कर रहे हो, बच्चों को उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। अब बच्चों को क्या पता आपने रेखीय बनाए हैं या शाखीय बनाए हैं। अगर आपने रेखीय बनाए हैं तो आप रेखीय के हिसाब से बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस किस हिसाब से देंगे? रेखीय के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस देंगे कि ऐसे पहले फ्रेम में ये होगा, फिर आपने ये पढ़ना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे करना है। और अगर आपने शाखीय बनाया है तो शाखीय के हिसाब से उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे। तो यहाँ पे अनुदेशन का मतलब इंस्ट्रक्शंस देने से है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे दी। अब क्या किया? संपादन तथा अंतिम प्रारूप तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे संपादन मतलब आपने यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं और फ्रेम्स तैयार हैं, यहाँ पे उनको संपादित किया जा रहा है। अब आपके स्टूडेंट्स उन फ्रेम से सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उनको फ्रेम्स सौंप दिए हैं। अब वो फ्रेम्स जो हैं उस पे काम हो रहा है, ठीक है, उस पे क्या हो रहा है? काम हो रहा है। तो संपादन तथा अंतिम प्रारूप तैयार करना। उसके बाद मूल्यांकन तथा वैधता परीक्षण। मूल्यांकन तथा वैधता परीक्षण से क्या मतलब है स्टूडेंट्स? अब आप ये देखिए, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? जांच कर रहे हो। बच्चे को आपने अनुदेशन दे करके फ्रेम्स दे दिए थे, बच्चों ने फ्रेम्स पे काम करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे आप उनके फ्रेम्स को यानी उनके द्वारा किए गए कार्य को जांच रहे हैं कि उनके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही थे या फिर उनके कितने क्वेश्चंस के आंसर गलत थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मूल्यांकन हो रहा है, ठीक है, मूल्यांकन तथा वैधता परीक्षण। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अनुसूची तैयार करना। अब अनुसूची तैयार करने का मतलब क्या होता है? यानी कि हम यहाँ पे रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, अनुसूची तैयार कर रहे हैं, लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि ये जो मेथड अप्लाई किया है, इस मेथड से जो यहाँ पे हम उद्देश्य लेकर के चले थे, क्या उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो गई है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते या नहीं हुई है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे लास्ट में एक रिपोर्ट तैयार हो रही है, लिस्ट तैयार हो रही है, अनुसूची तैयार हो रही है, चाहे वो मार्क्स कह लो बच्चों के या फिर ये कह लो कि उद्देश्यों को चेक किया जा रहा है कि कितने उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है और बच्चों ने कितना सीखा है या फिर हम इस काम में सफल हुए हैं या अभी और सुधार लाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सोपान है आपके सामने, एक एक करके हमने इनके बारे में जान लिया है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया है अभिक्रमित अनुदेशन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, हर साल इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है और इसी हिसाब से मैं पूरी डिटेल में आपको एक एक चीज़ बता करके ये मेथड करा रही हूँ। अब ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत ये है कि आप भी इसको इतना ही इम्पोर्टेंट समझ करके
ले या फिर इम्पोर्टेंट समझे। ठीक है, तो सोपान हमने पढ़ लिए हैं और इसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया था, अब हम पढ़ते हैं इसके सिद्धांत। देखिए सिद्धांत है लघु पदों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, पुनर्बलन या तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्वगति से सीखने का सिद्धांत, स्वमूल्यांकन का सिद्धांत, सतत मूल्यांकन का सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसके कॉन्सेप्ट को जब जाना ना अभिक्रमित अनुदेशन विधि के अंतर्गत, तो जहां तक मुझे याद है, या याद क्या है, मुझे तो श्योर है कि मैंने ये सब कुछ आपको साथ के साथ ही बता दिया था कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छोटे छोटे पद हैं, बच्चा अपनी गति से सीखता है, उसे तुरंत प्रतिपुष्टि मिलती है। याद आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे वही बात है, एक एक करके इनके बारे में हमने जानना है। वैसे कॉन्सेप्ट में हमें पूरी तरह से समझ आ चुका है कि इस विधि में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है या किन किन सिद्धांतों की पालना की जाती है। देखिए लघु पदों का सिद्धांत, तो ये लघु पद क्या है? ये लघु पद है बेटा जो छोटे छोटे फ्रेम तैयार किए हैं ना, वही। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जाता है। अभी सोपान पढ़ाए थे मैंने इससे पहले, तो सोपान में भी आया था विषय वस्तु को छोटे पदों में विभक्त करना। तो वही काम यहाँ पे ये इसका सिद्धांत है कि इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे लघु पदों में विभक्त करके और फिर पढ़ाया जाता है। तो क्या बताओ, इससे कोई फायदा नहीं मिलता? मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि से जब पढ़ाया जाता है छोटे छोटे पदों में विषय वस्तु को विभक्त करके, तो एक कमजोर छात्र भी अच्छे से सीख जाता है। एक कमजोर छात्र जो क्लास में सबसे पीछे है वो तक सीख जाता है इस विधि के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता, बताओ मुझे कि बच्चे को आपने फ्रेम्स सौंप दिए हैं, काम सौंप दिया है, अब बच्चे ने अपने आप से सारे के सारे फ्रेम्स के कंटेंट को पढ़ के सीखना है, तो क्या उसका क्रियाशील होना जरूरी नहीं है? या फिर वो क्रियाशील नहीं होगा? क्या होगा, पूरी तरह से क्रियाशील होगा वो। तो इसका जो दूसरा सिद्धांत है वो ये है कि इसमें जो बालक हैं वो क्रियाशील रहते हैं, पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा सिद्धांत है हमारे सामने, वो है पुनर्बलन या तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। पुनर्बलन क्या होता है? प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि क्या होती है? पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब इंग्लिश में जवाब दे देते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में बोल देते हैं रीइंफोर्समेंट। अब यहाँ पे ये प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट देने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है या कौन ले रहा है पुनर्बलन? तो देने का काम किया जा रहा है रीइंफोर्समेंट स्टूडेंट्स के द्वारा। किसको दिया जा रहा है? खुद को। कैसे? देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें जो फ्रेम्स हैं उन पे बच्चा काम करता है, वहां पे कुछ कंटेंट दिया होता है, फिर क्वेश्चन दिया होता है। अच्छा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है, वन लाइन क्वेश्चन भी हो सकता है और फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, ऐसा कोई प्रश्न दिया होता है, बच्चा उस प्रश्न का उत्तर भरता है या फिर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो चूज करता है और फिर उसके आंसर को चेक करता है। अपने आंसर को वो खुद चेक कर रहा है। ठीक है, और अपने आंसर को खुद चेक कर रहा है। अगर उत्तर सही है तो खुश हो जाएगा ना। तो ये क्या है? ये प्रतिपुष्टि तो है, पुनर्बलन ही तो है, जो वो खुद से ले रहा है, अपने आप से ले रहा है। और फिर कैसे ले रहा है? तुरंत ले रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि टेस्ट आज दें, 5-6 दिन के बाद चेक होकर के कॉपी आती है तब पता चलता है कि 10 में से 2 नंबर आए हैं या 10 में से 9 नंबर आए हैं या 10 में से 10 आए हैं, है ना। तो यहाँ पे तुरंत मिल रहा है, तुरंत पुनर्बलन मिल रहा है। अगर आंसर सही है तो अगले पद पे चला जाएगा बच्चा, और अगर आंसर गलत है तो फिर अब रेखीय है तो रेखीय के हिसाब से, शाखीय है तो शाखीय के हिसाब से वो चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे है पुनर्बलन या तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। आगे है स्वगति से सीखने का सिद्धांत।
स्वगति यानी अपनी गति से सीखने का सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हमारी अभिक्रमित अनुदेशन विधि है ये व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित विधि है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या होता है, फैक्ट्स आ जाते हैं कि कौन सी बात या कौन सा तथ्य जो है ये इस विधि के बारे में सही है या नहीं है। ठीक है, ऐसा भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है पूरी तरह से। कैसे? क्योंकि इसमें प्रत्येक बालक अपनी अपनी गति से सीखता है। फिर क्यों का उत्तर भी है हमारे पास, वाई का आंसर भी है हमारे पास कि क्यों ये व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित विधि है, क्योंकि इसमें प्रत्येक बालक अपनी अपनी गति से सीखता है। कोई भी बच्चा किसी भी दूसरे बच्चे के सीखने में कोई भी बाधा या समस्या उत्पन्न नहीं करता। सब अपने अपने काम में संलग्न रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। अब परिभाषा याद आ गई होगी, वहां पे था पार्ट 1 में आपने परिभाषाएं पढ़ी थी ना, तो वहां पे था ना, इसमें विद्यार्थी स्वयं को संलग्न रखते हुए करते हुए अपनी गति के अनुसार अग्रसर होता है। देखो मुझे डेफिनेशन लर्न है तो आपको तो होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है, स्वगति से सीखता है बच्चा, अपनी गति से सीखता है। कोई भी दूसरा बच्चा किसी भी एक पहले बच्चे के सीखने में कोई समस्या या बाधा उत्पन्न नहीं करता। सब अपनी अपनी गति से सीखते हैं, अपने अपने अनुसार सीखते हैं। जिसकी सीखने की जैसी स्पीड होती है वो वैसे पढ़ता है, वैसे सीखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। स्वमूल्यांकन का सिद्धांत, बच्चा अपना मूल्यांकन खुद कर रहा है। बच्चा प्रश्न का उत्तर खुद चेक कर रहा है कि उसके द्वारा दिया गया उत्तर सही है या गलत है। यहाँ पे अध्यापक केवल मात्र गाइड होता है, मार्गदर्शक होता है। सारा का सारा काम किसके द्वारा किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा किया जाता है। विद्यार्थी खुद अपने प्रश्नों की जांच कर रहा है, अपनी खुद की अपनी जो नॉलेज है उसको परख रहा है। तो यहाँ पे कैसा मूल्यांकन हुआ, स्वमूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन अपने आप से कर रहा है बच्चा। और अध्यापक का काम है केवल मार्गदर्शन करना, केवल मार्गदर्शक की भूमिका है एक शिक्षक की। यहाँ पे बच्चा ही सर्वोपरि है, बच्चा खुद ही अपना मूल्यांकन करता है, ये भी इसका एक सिद्धांत है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन का सिद्धांत। सतत का मतलब क्या होता है, निरंतर, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे निरंतर किस तरह से मूल्यांकन हो रहा है, तो लगातार मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि कोई एक फ्रेम नहीं है, कोई एक पद नहीं है, बल्कि कई सारे छोटे छोटे लघु पद हैं। तो इस तरह से ये जो मूल्यांकन है वो किसी भी टॉपिक या किसी भी यूनिट से संबंधित है। तो कैसे चल रहा है, एक सीक्वेंस में चल रहा है। वो सीक्वेंस कैसा है, सरल से कठिन की ओर, बता चुकी हूं पहले। ठीक है, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ाओगे तो क्या करोगे, पहले उसकी इंट्रो करवाओगे और फिर लास्ट में उसकी जो सीमाएं हैं, जो उसकी हानियां हैं, जो उसके दोष है, उसके बारे में बताओगे। एक सीक्वेंस होगा ना, पहले ही दिन तो नहीं है कि उसकी हानियां बढ़ा दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो सरल से कठिन की ओर जाओगे, फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर जाओगे। तो इस तरह से सतत मूल्यांकन चलेगा किसी भी यूनिट या किसी भी टॉपिक से संबंधित। अगर आप बच्चे को अभिक्रमित अनुदेशन विधि की सहायता से पढ़ाना चाह रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि उस टॉपिक को आपने, उस यूनिट को आपने एक क्रम में आगे लेकर के जाना है। और यही है सतत मूल्यांकन, यानी सारी यूनिट, पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट का एक साथ मूल्यांकन हो जाता है इन फ्रेम्स के माध्यम से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है सिद्धांत। एक नजर और, लघु पदों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, पुनर्बलन या प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, स्वगति से सीखने का सिद्धांत, स्वमूल्यांकन का सिद्धांत, सतत मूल्यांकन का सिद्धांत। और लास्ट में जो ये बात हमेशा ही कहती हूँ,
सभी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान से पढ़ना है। और ये विधि तो वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप कहोगे कि आप हर एक वीडियो में बोलते हो ये इम्पोर्टेंट है, तो आप भी जानते हो कि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। जब हम एफर्ट्स लगा ही रहे हैं, हम पढ़ ही रहे हैं, तो क्यों ना इस तरीके से पढ़ें कि प्रश्न चाहे कैसा भी आए हमें उसका उत्तर आता हो। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी इससे रिलेटेड एक और वीडियो आएगी, एक और पार्ट है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड लक।